मतलब देश को मकान समझ रखा है, मकान मालिक सिर्फ आप हो, बाकी सब तो किराया देते हैं। आप वहां के इश्यूज को हर बार नेशनलिज्म कार्ड खेल के नहीं दबा सकते। एक व्यक्ति जिसके पीछे पूरा लद्दाख खड़ा है, आपने उसको एक झटके में देशद्रोही बोल दिया। जब इनोवेशन लाया, चाइना के विरोध में बोला, तो यही आदमी देश का धरोहर था, आज देशद्रोही है। बिल्कुल मतलब जुबीन दा कहते कहते असम के लोग बिल्कुल हफ्ते भर पूरे शोक में रहे हैं। किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, ये कनेक्ट एक आर्टिस्ट ही कमा सकता है। पिछले संडे शो में कवर नहीं किया, और उसके बाद तो अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में असम के लोगों ने इतनी गालियां दी मुझे, मेरे अंदर का दिल्ली दहल गया। उनसे पूछा गया कि भाई बताओ, ये तुम ये गन सेलिब्रेशन क्यों कर रहे थे? तो कह रहे थे अरे हम तो पठान है, हमारे यहाँ तो होता है, और धोनी भी तो करता था। ऑनलाइन फेम के साथ एक ऑफलाइन रिस्क भी आता है। दे वेरीफाइड, एंड जब उनको पक्का हो गया कि ये रियल नहीं है, तभी तो उन्होंने न्यूज बनाई। कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, आई लव सिटी सर्कल, बगल में कचड़ा पड़ा हुआ है, आई लव गोरखपुर, आई लव गलगोटियाज, आई लव गोकुल धाम सोसाइटी। मतलब समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और शाहरुख खान पर 2 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस दिया है। 2 करोड़ का डिफेमेशन, यार इससे ज्यादा का टीडीएस कटता है उसका। मतलब अगर आईफोन के रंग पे अगर तुम्हारा गुड़गुड़ाना से फुर्सत अगर तुम्हें मिल गई हो, तो वही रंग ऐसे भी लोग उड़ के घूम रहे हैं। जब धर्म को धंधा बना दिया जाता है, तो उसमें फ्रॉडस्टर, स्कैमर्स, मोलेस्टर, मर्डर सब आएंगे। देख ली पूरे हफ्ते की न्यूज, समझ लिया, मजे करने आए हो, चलो आ गए हो तो नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां अब हम करेंगे न्यूज की बात, पर एंटरटेनमेंट के साथ। बट लेट्स स्टार्ट विद अ सीरियस न्यूज, शैल वी। 26 तारीख को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। ना फॉर स्टार्टर्स, लद्दाखीज काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, और उनके अरेस्ट होने के बाद सिचुएशन टेंस हो चुकी है। जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेटेस्ट नहीं है, इनफैक्ट 6 साल से चल रहा है ये प्रोटेस्ट। अब सोनम वांगचुक रियल लाइफ रेंचो हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें नहीं पता हो कि लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, और जब पूछोगे तो 6 शेड्यूल, रिजर्वेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें आएंगी। और अगर तुम्हें जानना है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम अभी संडे शो पॉज करो और ये वाली वीडियो एक बार देखो। हम लोग पिछले साल लद्दाख में जाकर वहां के इस प्रोटेस्ट के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इनफैक्ट हम लोग सेकमॉल स्कूल गए थे और खुद सोनम वांगचुक से बात की थी और समझा था कि पूरा मसला क्या है। तो फिलहाल के लिए एक टीजर दिखाता हूं। 6 शेड्यूल जो है हम सेफ गार्ड के लिए मान रहे हैं, है ना, क्योंकि 6 शेड्यूल जो है वो ज़्यादातर ट्राइबल लोगों के सेफ गार्ड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से बना था। यहाँ पर मास टूरिज़्म हो रहा है अभी। हमारे एक तो लैंड बिल्कुल लिमिटेड है, इसके ऊपर ऑलरेडी इतने होटल बने हैं और पानी का लेवल अभी नीचे जा रहा है लेह में। तो ये सारी चीज़ें हम रेगुलेट कर सकते हैं अगर ये हमारे पास हो। 370 के कारण लद्दाख अपना एक एंटिटी नहीं बन पा रहा था। लद्दाख क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर के फैमिली में था। यहाँ कश्मीर, जम्मू, लद्दाख बिल्कुल मतलब आप कहिए केला, संतरा, आम, बंदर, बिल्ली और हिरन, इनका फैमिली था। यहाँ तो कुछ भी मेल नहीं खाता था, ना भाषा, ना संस्कृति, ना हिस्ट्री। तो फिर बहुत मुश्किल था ऐसे में संचालित करना। और वैसे भी डिसेंट्रलाइज होना तो अच्छी बात है ना, वरना तो ब्रिटेन कहता है इंडिया हमारे साथ ही ठीक है, क्यों इनको अपनी आज़ादी दें, तो दिया। उसी तरह इंडिया कहता कश्मीर को क्यों दें, जम्मू कश्मीर को सीधा दिल्ली से चलाएंगे। तो ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि 370 में कश्मीर के असेंबली में जब तक पास ना हो, स्टेट के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लद्दाख जो है एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मिलता है, और यहाँ के लोगों को खुश रखना वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का एक मुद्दा होना चाहिए। अभी भी कह रहा हूं, शो को पॉज करके ये वाली वीडियो देख सकते हो, पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। खाओ माँ कसम, तेरी माँ की कसम भाई। अब अगर आपको एक ब्रीफ समरी दूं तो हुआ ये कि जब आर्टिकल 370 हटा था तो इनफैक्ट उस टाइम पे लद्दाखीज बहुत खुश हुए थे कि ठीक है भाई, कश्मीर इशू पे इतना फोकस होता था, अब हम थोड़े अलग हो गए तो अब हम पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। बट फिर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज हुआ कि यार यूनियन टेरिटरी से हमें उतना फायदा नहीं है, तो उन्होंने डिमांड की कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में डाला जाए, जो सरकार ने खुद कहा था बाय द वे। अभी जो 6th शेड्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का,
ये दिया जाता है ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज को। अभी मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे 6 शेड्यूल इंप्लीमेंट होता है, और 6 शेड्यूल एक बार लग जाता है तो होता क्या है कि कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, आप अपने लोकल बॉडीज के थ्रू अपने स्टेट को गवर्न कर सकते हो, बाहर का आदमी आके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, और अगर कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको एक ILP इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अगर आप कभी जाओगे अभी मणिपुर वगैरह तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। दिखाता हूं, ये है इनर लाइन परमिट। अगर आपको कोई भी मणिपुर अरुणाचल जैसे स्टेट में जाना हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पर ऐसे जा नहीं सकते। आप पहले लैंड करोगे तो आपको कोई लोकल कॉन्टैक्ट का नाम बताना पड़ेगा, तब जाके आपके आधार कार्ड वगैरह चेक होके आपकी आइडेंटिटी चेक होके तब आपको एक इनर लाइन परमिट मिलता है। एंड नाउ लेट मी रिमाइंड यू, ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, एक पूरा मूवमेंट है जो इक्का दुक्का अब तक लगभग 6 साल से चला आ रहा है। अभी हाल ही में सोनम वांगचुक 15 दिन की हंगर स्ट्राइक पे थे, फिर प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे, 4 लोगों की जान चली गई थी और उन्होंने अपना फास्ट एंड किया था। एंड सरकार ने फिर इसके लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया, उन पे फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाया, उनका NGO बंद कर दिया, उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया, मतलब एक तरह से देशद्रोही बोल दिया। किसे? उस इंसान को जिसने एक टाइम पे आर्टिकल 370 हटाने को सपोर्ट किया था। जब इनोवेशन लाया, चाइना के विरोध में बोला, तो यही आदमी देश का धरोहर था, आज देशद्रोही है। अब यहां पे 2 चीजें, एक तो मैंने खुद जाके देखा है कि जो लद्दाखीज हैं वो इस पूरे मूवमेंट से कितना जुड़े हुए हैं, उनके लिए कितना मैटर करता है। एंड एट दिस पॉइंट स्ट्रॉन्ग आर्मिंग द मूवमेंट माइट नॉट बी द बेस्ट वे टू टैकल। ये तो बच्चा भी समझता है कि बॉर्डर स्टेट्स में सिर्फ लोकेशन नहीं, वहां के इश्यूज भी सेंसिटिव होते हैं। आप वहां के इश्यूज को हर बार नेशनलिज्म कार्ड खेल के नहीं दबा सकते। एक व्यक्ति जिसके पीछे पूरा लद्दाख खड़ा है, आपने उसको एक झटके में देशद्रोही बोल दिया। ये एक बड़ा अलग ही तरीका है कि कहीं भी डिसेंट आए, कोई भी सवाल पूछे, कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी कुछ मांग करे, उसको एंटी नेशनल बोल दो। मतलब देश को मकान समझ रखा है, मकान मालिक सिर्फ आप हो, बाकी सब तो किराया देते हैं। एंड बड़ी बात यह है कि कुछ लोग अभी भी इस बात को मान लेते हैं, सरकार नहीं माई बाप बना रखी है हमने। एंड टू अ पॉइंट यू शुड बी जेलस कि इतने वफादार लोग हैं, कुछ भी करेंगे हाँ में हाँ मिलाएंगे, जीभ लटकाएंगे, और जो अलग ओपिनियन रखे उसको काटने लगेंगे। अगली कंट्रोवर्सी एंटरटेनमेंट को लेकर, एक नई सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, या वो स्टार लगाए, मुझे लगता है कि कुछ और है, वो बैड नहीं, वो खैर, तुमने देखी, कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अब इस सीरीज के आने के बाद समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और शाहरुख खान पर 2 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस दिया है, क्योंकि सीरीज में ना एक सीन है जो इंस्पायर्ड है आर्यन खान के अरेस्ट से। याद है तुम्हें, काफी टाइम पहले इनको पकड़ लिया था, मास्क में घूमता था, वो क्रूज शिप में नशे पत्थर का रिया चक्रवर्ती का पूरा मामला चल रहा था। एंड समीर वानखेड़े वाज द ऑफिसर जिसने आर्यन खान को अरेस्ट किया था। इन्हें खुजली इसलिए है क्योंकि रील में रियल को कार्टून दिखाया गया है। मेरे सामने तू ड्रग्स करेगा? You know who I am? And let me put some light on समीर वानखेड़े, very interesting character। इनके बारे में 2 तारीफें सुनने को मिलेंगी। एक तो ये कि भाई बहुत बेबाक, बहुत ईमानदार ऑफिसर है, मुंबई गोवा में बहुत रेड मारी थी, वॉर ऑन ड्रग्स किया था। एंड दूसरा इस कि ये रेड मारते थे पर हाई डोज पे नहीं, हाई प्रोफाइल पर। बड़ी क्वांटिटी होना हो पर बड़ा नाम हो तो इनका केस बन जाता था। बाद में रिश्वतखोरी के भी आरोप लगे थे। बट ही गॉट फेमस स्पेशली आफ्टर अरेस्टिंग आर्यन खान। उस टाइम पे बहुत मसला उठा था, याद है जब शाहरुख खान आर्यन खान को जेल में भी मिलने गए थे, तब लॉकडाउन भी लगा था, तो सब लोगों की नजर इसी पे थी। कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो, एक शाहरुख खान की एलिजिडली इनसी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, जहाँ शाहरुख खान लिटरली गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज भाई, अब मेरे बेटे ने इतना कुछ नहीं किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर कार्रवाई मत करो, पर इतना भी नहीं किया, परेशान मत करो, बच्चा है समझो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक फादर टू फादर बोल रहा हूँ। बड़ा मतलब बाप फुल प्लीडिंग मोड, पर बेटा तो अंदर खुड़ लेके बैठा था। एंड डियर समीर वानखेड़े, 2 करोड़ का डिफेमेशन, यार इससे ज्यादा का TDS कटता है उसका। इन अदर न्यूज, रिसेंटली अक्षय कुमार की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो महर्षि वाल्मीकि प्ले कर रहे होते हैं और वो शेयर करके बोलते हैं कि भैया ये फेक है, AI जनरेटेड है। कुमार साहब बोलते हैं, आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस सम AI जनरेटेड वीडियोस ऑफ अ फिल्म ट्रेलर शोइंग मी इन द रोल ऑफ महर्षि वाल्मीकि। आई वांट टू क्लैरिफाई दैट ऑल सच वीडियोस आर फेक एंड क्रिएटेड यूजिंग AI. For what's worse is some news channels decide to pick this up as news without even verifying if they are real or morphed. Bro, मीडिया पे क्यों सवाल उठा रहे हो? Bro, they verified. एंड जब उनको पक्का हो गया कि ये रियल नहीं है, तभी तो उन्होंने न्यूज बनाई। अब मैंने ये न्यूज इसलिए लिया क्योंकि बताना था कि आजकल कितना आसान है किसी की एक फेक वीडियोस बनाना, और ये तो अभी शुरुआत है। डीप फेक्स इतने रियल हो चुके हैं कि तुम्हें अब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन रियल है, कौन फेक है, कौन AI अवतार है। जैसे कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा AI अवतार है। अच्छा, मैं ही हूं।
मेरे को टेंशन ही नहीं है दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका हूं एआई बाकी कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर डरे, एआई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब एआई आपको न्यूज बता सकता है, पर क्या वो बीच न्यूज में बेवजह से सर पे कटोरी रख के गरबा कर सकता है? क्योंकि एआई की दिक्कत ही यही है दोस्तों, वो स्मार्ट लोगों की जॉब खाता है। कल को तुम कहो वो मेरी जॉब खा जाए, हो भी तो मेरे पास। और ये फेक मॉफ इमेजेस कितनी जल्दी कितना ज्यादा कलेश कर सकती है, इसका एग्जांपल इस बात से समझो कि हाल ही में एक जगह में ना एक बंदे ने क्या किया, फोटो ली और फोटो में प्रॉम्प्ट डाल दिया कि यहाँ पे तेंदुआ डाल दो। उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, फिर कह रहे हमारे इलाके में तो तेंदुआ घूम रहा है। भाई वहां हलचल मच गई, लोग खौफ में आ गए, घर में बंद हो गए, वहां पे अपना सेल्फ कर्फ्यू इंपोज कर लिया, पुलिस वाले परेशान हो गए। फिर जब पुलिस वाले ने उसको पकड़ा कि बताओ तुम्हें कहां से मिली, तुमने कहां तेंदुआ देखा, तब बताया कि भाई साहब मैंने तो एआई जनरेट करवाई थी। अगली न्यूज सुनो दिल्ली से। ये भाई साहब हैं स्वामी चैत्यानंद सरस्वती। यस, दिस गाय हु लुक्स लाइक इफ अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड स्टीम मोमो हैड अ थ्रीसम। सफेद कपड़ा नहीं तो जोक तो मारना पड़ेगा ना जी। आप गर्म हो रहे हो, मेरे को लग रहा डर। ओके, कमिंग बैक टू द न्यूज, इनका वसंत कुंज में एक आश्रम है। रेज्यूमे रीड्स फुल टाइम बाबा, पार्ट टाइम मैनेजमेंट गुरु। इनफैक्ट वसंत कुंज में ही एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्टर भी हैं। एंड वसंत कुंज अगर तुम्हें नहीं पता दोस्तों, तो दिल्ली का वो रिहायशी इलाका है जहां ऑल्टो को भी ऑटो ही समझते हैं। खैर, इस हफ्ते इस आदमी पर इसी के कॉलेज की कई सारी लड़कियों ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। खासकर EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो गरीब घर से लड़कियां आती थी पढ़ने, उनको गंदे गंदे मैसेज करना, उनको अपने पास बुलाना, और मतलब क्या मतलब बोलते हुए शर्म आ रही। मतलब अगर आईफोन के रंग पे अगर तुम्हारा गुड़गुड़ाना से फुर्सत अगर तुम्हें मिल गई हो, तो वही रंग ऐसे भी लोग उड़ के घूम रहे हैं। एंड पता है अभी तुम में से कुछ लोग बोलोगे अरे ये तो साजिश है, तो भैया नए नहीं पके हैं, पुराने चावल इन पे मोलेस्टेशन के आरोप पहले भी लग चुके हैं। और ये कम नहीं है तो 2 नंबर के पैसे के भी आरोप हैं, और नकली नंबर प्लेट वाली हाई एंड गाड़ियों में भी घूम रहे थे। और अभी तो जांच खुली है, निष्पक्ष हुई तो बहुत चीजें पता लगेंगी। एंड डजंट दिस गिव यू डेजा वू? एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा, अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का मिसयूज करना, लड़कीबाजी, फर्जीवाड़ा, सेम स्क्रिप्ट पहले भी रिपीट हो चुकी है। आसाराम, गुरमीत राम रहीम, वो प्रॉफिट बजिंदर। एंड ऐसे केसेस हर्ट बहुत करते हैं, पर अब हैरान नहीं करते, क्योंकि ये होता ही है। जब धर्म को धंधा बना दिया जाता है तो उसमें फ्रॉडस्टर, स्कैमर्स, मोलेस्टर, मर्डर सब आएंगे। अभी कई लोग अभी मुझे भी सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कहां खोट निकाल दूं, कहां बोल दूं कि मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं बोलता तू। देन बिजनेस मॉडल इतना सॉलिड है कि जिनको ऑब्वियसली कुछ नहीं आता वो भी फरारी में लोगों को बेवकूफ बनाते घूम रहे हैं। और अगर आप एक धार्मिक आदमी हो तो यहां पर ये मत समझना कि कोई ये कह रहा है कि नहीं सारे धर्म गुरु खराब होते हैं। नहीं, कुछ सारे ऐसे हैं, प्रेमानंद जी महाराज, सिस्टर शिवानी, जिनको मैं खुद सुनता हूं, मैं बाकियों की तो क्या बोलूं। पर वही है ना कि एक मछली तालाब गंदा करती है। पहले धर्म गुरु जो होते थे बहुत सम्माननीय एक पद होता था, उनकी बहुत लोग इज्जत किया करते थे, आचरण था उनका, एक सम्मान था उनका, एक आचरण था। पर धीरे धीरे उस पद की, उस उपाधि का अनादर होने लगा। जहां से पहले शांति का प्रचार होता था वहीं से हिंसा की बातें की जाने लगी। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और फिर कोई अचंभे की बात नहीं है कि जहां से आपको धर्म का रास्ता दिखाया जाता था उसी द्वार पे आपको अधर्मी मिलने लगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज। इंडियाज मोस्ट सब्सक्राइब्ड व्लॉगर सौरभ जोशी को हाल ही में भाऊ गैंग की तरफ से 5 करोड़ की रिश्वत, फिरौती, एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई, जिसके बाद सौरभ जोशी ने एक पुलिस कंप्लेंट लिखाई और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट फिलहाल उसकी तफ्तीश में लग गया है। और यहां एक बात समझ लो दोस्तों, ऑनलाइन फेम के साथ एक ऑफलाइन रिस्क भी आता है। इनफैक्ट एक दिन तुम्हारे भाई को कॉल आया कि साले फालतू की बातें मत किया कर वरना तेरी खैर नहीं। मैंने भी बोल दिया कि कम मत समझना, तुरंत मैं पकड़ लूंगा, आवाज वैसे ही पहचान रहा हूं मैं। सामने से जवाब आया कि नालायक, बाप का नंबर तो सेव कर ले। उस दिन घर में एंट्री मिली मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, रोकड़ा कमाना, बिक्री करना या कस्टमर लाना? अगर आप धंधा चलाते हो तो आप बोलोगे नहीं, सबसे डिफिकल्ट काम होता है बिजनेस चलाना। जो चलाता है वो समझता है। बिजनेस के अलावा सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, CRM, मैन्युफैक्चरिंग, HR। और अगर आपको ये सब एक ही जगह मैनेज करना है, ज्यादा भसड़ नहीं चाहिए, तो उसके लिए यूज कीजिए उडू, द ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ये हम आपको ऑलरेडी पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि उडू से कितनी आसानी से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो। आजकल तो भैया स्कैम्स इतने कॉमन हो गए, समझ में नहीं आता बिजनेस में स्कैम है कि स्कैम में बिजनेस। और इसका सोल्यूशन है हर स्टेप पे एक वेरीफाइड ऑथेंटिकेशन या फिर ई-साइन। वो लोग कहते हैं जो नाम में क्या रखा है वो भी दस्तखत की इंपॉर्टेंस समझते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उडू ई-साइन ऐप। यहां आपकी सारी नीड्स एड्रेस होती है, किसके साइन चाहिए, कहां चाहिए और कब चाहिए। अपने हिसाब से सब कुछ डिजाइन कर सकते हो। हाँ,
सब कुछ मतलब सब कुछ। डॉक्यूमेंट में कहीं भी और कितने भी पार्टीज के साइन है, डजंट स्टॉप देयर। आप एसएमएस से उसको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो और हर तरीके से डिजिटल साइन हो जाता है, फोटो भी अपलोड हो जाती है, और अगर ये दोनों नहीं करना तो आप वहीं के वहीं साइन ड्रॉ भी कर सकते हो। तो आता है ना ऐसा। और इससे आप बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रेंट एग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी बनवा सकते हो। एंड वेबसाइट के साथ साथ इनके मोबाइल ऐप पे करना तो और आसान है। नाम, ऑर्डर, डेट सब कुछ अपने हिसाब से। इतना कस्टमाइजेशन मैगी में नहीं मिलेगा। एंड अगर आपका क्लाइंट थोड़ा सा गजनी भूला है, वो भूल जाते हैं, तो आप उनको एक रिमाइंडर भी यहां पर भेज सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट, ये सब लीगल है। साइन करने के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट मेल में जाता है, which is compliant in European countries, the US, in fact most countries in the world. उडू का एक ऐप आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, वो भी फ्री कस्टमर सपोर्ट एंड अनलिमिटेड होस्टिंग। उडू प्लेटफॉर्म पे 45 से ज्यादा ऐप्स हैं। इनका 15 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो आप, और जब इस्तेमाल किया, विश्वास हो गया, अच्छा लगा, तब आप सारे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मात्र 580 रुपए में। अगर आप उडू ई साइन ऐप चेकआउट करना चाहो और बाकी सारे ऐप्स भी, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुबीन गर्ग की ऑटोप्सी के ऑर्डर दे दिए हैं। अगर आपको नहीं पता तो पिछले हफ्ते सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते वक्त जुबीन गर्ग की एक हादसे में मौत हो गई थी, जो मैंने पिछले संडे शो में कवर नहीं किया। और उसके बाद तो अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में असम के लोगों ने इतनी गालियां दी मुझे, मेरे अंदर का दिल्ली दहल गया। एंड जेन्युइनली मुझे समझ में नहीं आया कि जुबीन गर्ग, जिनको जुबीन दा कहते हैं, वो असम के लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। एंड वो तब समझ में आया जब उनकी फ्यूनरल में इतनी भीड़ आई कि वो 4th लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग बन गई, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और फिर जब जुबीन दा के बारे में पढ़ा, समझा, असम के कुछ दोस्तों से बात की, तब समझ में आया कि उनके लिए इतना मायने क्यों रखते हैं। देखो दोस्तों, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं फेमस एंड एक होते हैं सेलिब्रिटी, जिन्हें सोसाइटी सेलिब्रेट करती है। एंड जुबीन दा इज वन ऑफ देम। सो टैलेंटेड कि पता नहीं कितनी भाषाओं में 30 से 40 हजार गाने गाए हुए थे इन्होंने। अपनी 80% लाइफ की इनकम डोनेट कर दी थी सोसाइटी को। और ये बात उनका कोई कोर फैन ही आपको बताएगा कि उनके जो गाने थे, उनका जो इमोशनल कनेक्ट था, वो बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब एज ग्रुप एंड सारे जेंडर के लोग उससे रिलेट करते थे, और खासकर असम के लोगों के लिए। इनफैक्ट इनकी डेथ के बाद 3 दिन का राज्य शोक, स्टेट मॉर्निंग घोषित हुई थी। और इस वाक्य से ना मैं 2 चीजें सीखा दोस्तों। एक तो एक व्यक्ति की एक जगह से, वहां के लोगों से कितना कनेक्ट होता है, कभी कभी आप नहीं, हर बार नहीं समझ सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो म्यूजिक से प्रेम करते हैं उनके लिए लता मंगेशकर, जो सिनेमा से प्रेम करते हैं उनके लिए अमिताभ बच्चन, या क्रिकेट के लिए सचिन तेंदुलकर। बाकियों के मुकाबले कुछ लोगों के लिए इनके मायने बहुत हैं। एंड सिमिलरली हियर। एंड दूसरा, कुछ चीज ऐसी होती है जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। जितना प्यार इनको मिला है, जिनको मतलब जुबीन दा कहते कहते असम के लोग बिल्कुल हफ्ते भर पूरे शोक में रहे हैं। इतने लोग आए, उन्होंने सही में ऐसे बिहेव किया जैसे उनका पर्सनल एक लॉस हुआ हो। किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, ये कनेक्ट एक आर्टिस्ट ही कमा सकता है। अच्छा, नेशनल लेवल पर एक न्यूज ट्रेंड और चला, एंड सैडली विद अ कम्युनल एंगल। आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल को लेके कहीं बरेली में, कहीं गुजरात में, कहीं पर कहीं प्रोटेस्ट होते रहे, कहीं लाठी चार्ज हुई, कहीं पर आगजनी हुई, ये सब चलता रहा। एंड वील टॉक अबाउट दैट। पर ये एक तो आई लव वाला जो ट्रेंड चला है ना, बाय गॉड, आई लव गोरखपुर, आई लव गलगोटियाज, आई लव गोकुलधाम सोसाइटी, मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है। आई लव सिटी सर्कल, बगल में कचड़ा पड़ा हुआ है। आई लव स्टेशन रोड, फुटपाथ पे अंकल पड़े हुए हैं। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु, सुपर पावर, आई लव मोहम्मद, महाकाल। क्या मतलब, तुम आई लव करके जो काम कर रहे हो ना, दे हेट इट। मैं सोच रहा हूं लिख दूं आई लव पीस। क्या FIR हो गई? अब क्रिकेट से रिलेटेड 1-2 कंट्रोवर्सी बहुत हुई। जो पिछले हफ्ते इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें तुम्हें याद हो तो 2-3, एक तो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था, विन इज डेडिकेटेड टू पहलगाम विक्टिम्स। एंड फिर जो हारिस रऊफ है, उसने 6-0 वाला किया था, और उनका जो साहिबजादा फरहान है, उसने वो गन सेलिब्रेशन किया था। तो ICC ने तीनों को पकड़ा। यहां से पाकिस्तान ने कंप्लेंट की, वहां से इंडियन ने कंप्लेंट की कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को बोला गया कि सुनो, तुम ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत देना। हारिस रऊफ को भी बुलाया गया, उनके भी को बुलाया गया। ये लोग प्रिपेयर्ड आए थे। उनसे पूछा गया कि भाई बताओ, ये तुम ये गन सेलिब्रेशन क्यों कर रहे थे? तो कह रहे थे अरे हम तो पठान है, हमारे यहाँ तो होता है, और धोनी भी तो करता था। पॉइंट। वहां से हारिस रऊफ भी प्रिपेयर होकर आया था, उससे पूछा 6-0 क्या कर रहा था, तो बोला मैं तो ऐसी फैंस के लिए कर रहा था, आप बताओ आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा। थिंक अबाउट इट, स्मार्टली डॉज। और अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता है 6-0 का मसला क्या है, तो पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा फैलाया इन लोगों ने कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 6 विमान गिरा दिए थे, तभी रऊफ ऐसे ऐसे कर रहा था।
एंड ऑब्वियसली वो लोग विश्वास भी कर रहे हैं, जबकि लॉजिकली सोचो कि मजाक थोड़ी है, तुमने 6 विमान ऐसे गिरा दिए। जब अभिनंदन का क्रैश हुआ था तब मिग 21 का मलबा मिला था, मजाक थोड़ी है कि भाई मतलब 6 तुमने ऐसे जहाज गिरा दिया, उसमें कहीं किसी का कोई मलबा ही नहीं मिला। तो ठीक है, उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसकी जैसे दाल गले। एंड आज इस संडे एशिया कप फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भाई पिछला वाला बॉयकॉट किया था, ये वाला मैच तो देखूंगा मैं। या देखो मैच बॉयकॉट कर दो फिर रील्स देख के ना बहुत फोमो होता है। एंड नाउ स्पीकिंग प्योरली एज अ क्रिकेट फैन, इंडिया जीते पाकिस्तान जीते मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रही। बताऊं क्यों? नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट अ बिग मैच, बट इट्स नॉट अ बिग टूर्नामेंट। मतलब पन इंटेंडेड, थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू लो और देखो क्रिकेट क्या बन के रह गया है। मतलब कुल मिला के कितनी ही टीम खेलती हैं अब क्रिकेट। एशिया कप चल रहा है जिसमें कुल मिला के 7-8 टीम है, जिसमें से 4 टीम तुम्हें कुछ भी कर लो पता है यही आएंगी टॉप 4 में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। और कौन खेलता है? इसी हफ्ते यूएसए एक आई थी कभी कि हाँ चलो भाई एक अलग कॉन्टिनेंट में क्रिकेट पहुंच रहा है, आईसीसी ने यूएसए को भी बाहर निकाल दिया। अब क्रिकेट बन के क्या रहेगा? कुछ चंद कंट्रीज में खेलते हैं और हर दूसरे साल एक वर्ल्ड कप होते लगता है। तो हम इसको एशिया कप क्यों बोल रहे हैं जब आधा एशिया खेल ही नहीं रही है? एंड हम इसको वर्ल्ड कप क्यों बोलते हैं? वर्ल्ड में क्रिकेट कौन ही खेल रहा? मतलब आई कांट हेल्प बट एंटरटेन। क्या फालतू का गेम हो गया क्रिकेट। क्रिकेट चंद कंट्रीज के लिए चेस्ट थंपिंग एक्सरसाइज बन गया है। एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट है बट इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। प्रूव मी रॉन्ग। एंड इन द नेक्स्ट सेगमेंट लेट्स लुक एट द न्यूज ऑफ द वीक। पहली खबर है पोल्यूशन से रिलेटेड। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने जब भारत की नदियों का डेटा निकाला, देखा कि कौन सी नदियां कितनी पॉल्यूटेड है। और हमने अक्सर जब भी पॉल्यूटेड नदी की होती है तो दिल्ली की यमुना की बात बहुत आती है, सही है पॉल्यूटेड है। पर एक चीज जो लोगों को नहीं पता कि अदर स्टेट्स की नदियां भी कम नहीं है। महाराष्ट्र की नदियां बहुत पॉल्यूटेड है। जितनी नदियां निकलती है उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक 54 ऐसे नदी के स्ट्रेचेस है जो बहुत पॉल्यूटेड है। एक पैरामीटर होता है बीओडी लिमिट, जो 3 mg पर लीटर है तो पानी सेफ लिमिट माना जाता है कि ठीक ठाक साफ है। जो महाराष्ट्र की नदियां हैं उनमें बीओडी जाता है 20 mg से भी ज्यादा, लगभग 5, 6, 7 गुना ज्यादा पोल्यूटेड। इसमें मिट्टी रिवर सबसे ज्यादा खराब है, और नॉट मिट्टी वेरी खट्टी। छी, कितना गंदी लाइन थी। इनफैक्ट जो मुंबई में छोटी छोटी नदियां थी ना, ओशिवारा, दहीसर वगैरह में बिल्कुल नाले बन चुके हैं, मुंबई के लोगों को पता होगा। ओके, अगली स्टडी जो आज के टाइम पे जब हर जगह बारिश हो रही है, ज्यादातर जगह पे बाढ़ आई हुई है, शायद आप रिलेट ना करो। आईआईटी गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के स्टूडेंट्स ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने पाया कि गंगा नदी पिछले 1300 सालों में अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा तेजी से सूख रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट उतना जम नहीं रहा। और ये तो अभी कई सारी स्टडी बता चुकी हैं कि जो गंगा का और यमुना का और बाकी नदियों का स्रोत है हिंदू कुश ग्लेशियर, वहां पे गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो आने वाले सालों में जब सूखे की कंडीशन और बढ़ेगी तो गंगा नदी का जल स्तर 30% से भी कम हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है जो हमारे भारत में लगभग 60 करोड़ लोगों की जीवनी को सपोर्ट करती है। आप समझ लो कि गंगा नदी कितनी जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। आप ऐसा समझ लो कि भारत एक शरीर है तो गंगा नदी ये नस है। अगली न्यूज में तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज करने वाला हूं जो तुम्हें बहुत पसंद है, अमीर लोगों की बिचिंग। हुरून इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के जितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, इनका कच्चा चिट्ठा खोलती है। कितना पैसा है, किसके पास है, कैसे खर्च करते हैं, कहां बचाते हैं, इन्होंने रिपोर्ट निकाली। और अब देखते हैं इस रिपोर्ट में इन्होंने देश के अमीरों के बारे में क्या कहा है। पहला तो उन्होंने बताया कि देश में 8 लाख से ज्यादा मिलियनियर फैमिलीज हैं। मिलियनियर मतलब 1 मिलियन में होते हैं $10 लाख। अगर तुम उसको ट्रांसलेट करोगे तो रुपया में आएगा लगभग 8-9 करोड़ रुपए। इंडिया में जो मिलियनेयर हाउसहोल्ड्स हैं, इनका नंबर पिछले 4 सालों में 90% से ज्यादा बढ़ा है। इन्हीं को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं करोड़पति। अब पता है सबसे ज्यादा भारत में करोड़पति कहां मिलते हैं? महाराष्ट्र में। फिर भी नदियां गंदी कर रहे हो तुम। और फिर नंबर आता है दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका और पैसे की बात आऊ छू और तुम कैसे गुजरात भूल जाओ छू। कौन से शहर में सबसे ज्यादा अमीर हैं? तो भाई तीसरे नंबर पे है बैंगलोर, दूसरे नंबर पे है दिल्ली और पहले नंबर पे ऑब्वियसली माया नगरी मुंबई। इनका पैसा कहां होता है? सबसे ज्यादा स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में और सोना, गोल्ड। और फिर जब ज्यादा पैसा आता है तो आदमी क्या करता है? एक पॉइंट पर आईफोन ले लिया, अब भी क्या करे? तो फिर भाई रोलेक्स की घड़ियां, एलवी के बैग, गुची के कपड़े और वो लुइस बटन क्या अरे यार कैसे बनूंगा अमीर मैं? लुइस व्यूटॉन चिप्स मांग रहा है। यही तो होता है। एक तो साला टीम में भी सब गरीब।
अब कई बार कहते हैं ना कि वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ रही है ना, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। गरीब गरीब कितना हो रहा है ये तो तुम अपना बैंक बैलेंस देख लो, अमीर कितना अमीर हो रहा है। पिछले 7-8 सालों में जो मिलियनेयर हाउस होल्ड है वो 450% बढ़े हैं। मतलब पहले कुछ ही करोड़पति हुआ करते थे, अब बहुत सारे करोड़पति हैं। मैं तो पति भी नहीं है। ऐसी कई सारी रिपोर्ट बताती है जो हमारे यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो बॉटम 5% है उनकी वेल्थ है वो कम हो रही है। अच्छा, तुम्हारे पास अगर इतना पैसा पड़ा है तुम खुश हो गए, अरे मैं तो भाई शहंशाह आदमी हूं, तुम्हारा भ्रम दूर कर दूं, तुम अमीर हो पर गरीबों के कंपैरिजन में। क्योंकि करोड़पति होना अलग बात है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया में एक HNI होना एक अलग बात है, वो जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा होती है। कितने लोग होते हैं ऐसे? अगर तुम 20 करोड़पति उठाओगे ना, उनमें से एक निकलता है कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो यूजुअली कोई बिजनेसमैन होता है या तो कोई नेता। ये तो पता ही था तुम्हें, इसमें कुछ गलत थोड़ी बता रहा हूं मैं। और इस क्रीम की भी तुम क्रीम निकालोगे, जिसको क्या घी होता है, वो घी, क्रीम की क्रीम क्या होती है? घी होती है ना? हाँ, देखो कैसी एनालॉजी से समझ रहा हूं मैं। तो एक निकलता है बिलियनेयर। बिलियनेयर कौन होता है? जिसकी संपत्ति $1 अरब होती है। मतलब कि जान दो कोई फायदा नहीं है। देश में सिर्फ 284 बिलियनर्स हैं इस टाइम पे, और मैं एक बिलियनर आदमी हूं। दिल का बहुत अमीर हूं दोस्तों। ऐसी चीकी बातें करता हूं, बताओ सब्सक्राइबर्स के लिए। Okay, now let's get a little serious. Next news is from the state of Kerala. केरला में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड समझ में आया है, जहां पता चला है कि इस राज्य में डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गए हैं। कितना तुम पूछो अगर, तो भाई हर 3 में से 1 मैरिड कपल डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहा है। और ये ट्रेंड सबसे ज्यादा बढ़ा था 2022 में, जहां सिर्फ 1 साल में 50,000 कपल्स ने डाइवोर्स के लिए फाइल किया था। और जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसके ऑथर का कहना है कि ये एक अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वहां अब लोग टॉक्सिक शादियों में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह रहे, जिसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब ये अलग ही लेफ्टिस्ट सोच है ये। एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है विन 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 लूज सिचुएशन, इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक मैरिज में, और वो उसके लिए अच्छा नहीं है, वो उससे अगर बाहर निकल आता है तो भी कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि जिनकी शादी टूट जाती है, इट्स नॉट गारंटीड दैट दे विल एंड अप लेस मिजरेबल इन लाइफ। एक सोसाइटी में एक फैमिली का इंपॉर्टेंस बहुत होता है ना, शादी परिवारों के बीच में होती है। अगर एक शादी टूटती है सिर्फ 2 लोगों पर असर नहीं पड़ता, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, डायनेमिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं उनके, कई बार बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये सही नहीं है कहना कि अगर शादियां टूट रही है तो अच्छी बात है, एक अच्छा ट्रेंड है, नहीं है। बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, यू कैन डिसएग्री। अगली 2 न्यूज बताता हूं, ये सोने खाने पर हैं। पहला आता है सोने पर। एक रिपोर्ट आई है जिसका सैंपल साइज लगभग 4.5 लाख इंडियंस है, जिसमें उन्होंने मेल और फीमेल के स्लीपिंग पैटर्न्स को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने पाया कि हमारे देश में औरतें मर्दों के मुकाबले दिन में लगभग आधा घंटा कम नींद मिलती है उनको, बट ऑन एन एवरेज। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाओ तो बड़ा सिंपल रीजन है उसका। ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो गृहिणियां होती हैं, वो थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं, बच्चों की टिफिन बनाना है, घर साफ करना है, एंड कई बार क्या होता है कि वो खुद भी ऑफिस जाती हैं तो उसका काम करती हैं, फिर रात के टाइम पे वो अपना घर का काम सारा समेट के सोती हैं। इन दैट वे हाउस होल्ड चोर्स में जो औरतें होती हैं वो मर्दों के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं, एंड दैट अफेक्ट्स देयर स्लीप क्वालिटी। अगली न्यूज से पहले ये बताओ, आप नाश्ता करते हो कि नहीं करते हो? मैं अपना पर्सनली बता देता हूं, मैं सुबह लेट सो के उठता हूं पर खा लेता हूं गाली, इफ दैट काउंट्स, फिर दोपहर का खाना। बट कम्युनिकेशंस मेडिसिन में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें 3000 लोगों को 20 साल तक स्टडी किया गया, जिसमें पाया गया कि वो लोग जो खाना नहीं खाते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, उनका मोर्टेलिटी रेट 10% से बढ़ जाता है। 2 क्वेश्चंस, जब भी तुम्हें पहले पता लग गया था तो 20 साल तक स्टडी क्यों किया? जब 7-8 हो गए थे तभी बता देते, मरने क्यों दिया लोगों को? एंड अगेन दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द पीपल, सब अलग अलग तरीके से सबकी जीवन शैली होती है। बट यूजुअली अगर जो वो लोग जो नाश्ता नहीं करते या फिर उनका जो ईटिंग पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, उनकी सर्केडियन रिदम जो होती है वो डिसरप्ट होती है, जो ओवर टाइम अगर आप ऐसा करते रहोगे जिससे आपकी हेल्थ और लॉन्जेटिविटी पे असर होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका जितना मैंने रिपोर्ट पढ़ी है वो ये है कि चाहे आप जल्दी सो, लेट सो, कम खाओ, ज्यादा खाओ, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, जो कुछ भी करो कंसिस्टेंटली करो। अगर सुबह सो के नहीं उठ रहे हो 11 बजे तक तो पापा डांटे तो उसका मतलब ये नहीं कल 6 बजे तक उनको बताओ कि पापा मेरी सर्केडियन रिदम है, कल भी 11:30 पे सो के उठना है अपन को, परसों भी। अपन कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं चाहे मक्कारी क्यों ना हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
अगली खबर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केरला हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है और कहा है कि तुम अपना काम हल्के में ले रहे हो और लोगों को हल्का नहीं होने दे रहे हो। दरअसल वहां पे हुआ क्या कि वहां की जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है वो जाके हाई कोर्ट गए। उन्होंने बोला कि यार हमारे पंप पे टंकी फुल तो सब कराते नहीं है, टंकी खाली करने सब पहुंच जाते हैं, कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पब्लिक वॉशरूम ये कहां तक सही है माय लॉर्ड। तो कोर्ट ने कहा सही बात है, क्योंकि टॉयलेट का शौचालय की सुविधा ये तो स्टेट को इंश्योर करानी चाहिए। तो उन्होंने हाईवे अथॉरिटी को कहा कि इतने तुम चालान टोल टैक्स ले रहे हो, उसका पैसा कहां जा रहा है, लोगों के लिए थोड़ा शौचालय बनाओ। तो एनएचएआई ने भी कह दिया कि भाई हमने तो रोड के बीच में खड्डे कर रखे हैं, वहीं कर। सॉरी ये कहा नहीं उन्होंने, मतलब ये तो मुझे लगता है ऐसा कि इतने खड्डे रोड पे तो नहीं होने चाहिए, कोई तो वजह होगी उसकी। बात तो सही है। बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ वेरी सीरियस नेशनल इशू। हमने कई बार देखा है, जो वो लोग जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं बहुत रिलेट करेंगे कि शौचालय टॉयलेट्स नहीं होती हैं रोड्स के आसपास, और आदमी तो फिर भी सड़क किनारे हल्का हो लेता है। महिलाओं को ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है। कहीं लॉन्ग रूट पे हो तो भरोसा ही नहीं रखते कि आसपास में टॉयलेट दिख जाएगा, और सीधा बोलते हैं कहीं पेट्रोल पंप पे रोको, और वो पेट्रोल पंप का प्रसाधन यूज करती हैं। जो सारे पेट्रोल पंप ऑपरेटर साफ नहीं रखते, जिससे यूटीआई का रिस्क भी होता है। तो अगर रोड है उस पर ट्रैवल करने का टैक्स लिया जा रहा है तो उस पर सुविधा भी गारंटी है। उसकी एक बेसिक नेसेसिटी है कि भाई टॉयलेट्स बनाए जाए जगह जगह, और यही केरला हाईकोर्ट ने एनएचएआई को कहा। ओके, हर एपिसोड में हम एक ना एक ऐसी न्यूज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं जिससे आप इन्फॉर्म्ड नहीं, थोड़ा इंपावर्ड भी हो। मतलब आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिले बल्कि थोड़ी जागरूकता भी हो। और ऐसी ही न्यूज है अगली खबर। ये आपकी थोड़ी इंसाइट्स बढ़ाएगी, आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा, और लगे कि हाँ भाई ये तो कुछ नया सीख लिया, तो एक बार लाइक कर देना। कर दोगे ना? फ्री है बिल्कुल। नहीं करोगे? इन लोगों का जीएसटी कम कर रही थी आप। अरे लगाइए वापस 28%, ये साले कर्ज में डूब के मर जाएंगे। It's a कानून of this country. हमारे देश में एक संस्था होती है CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितनी भी बाकी सरकारी कंपनीज हैं, इनका ऑडिट करती है। बेसिकली सरकार की CA है। और अगर तुम्हें याद हो तो इन्हीं की रिपोर्ट में बताया गया था कि केजरीवाल भड़वा है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। अरे ये रिपोर्ट में नहीं बताया था, ये तो खुद उन्हीं ने बोला था। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि दिल्ली सरकार की जो लिकर पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा आपने जब डेबिट क्रेडिट गोज आउट कम्स इन करोगे तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हाल ही में CAG की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें देश के अलग अलग स्टेट्स के फाइनेंसेस के बारे में बताया गया है। जैसे घर गृहस्थी होती है ना कि यार इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत कर्जा है, ऐसे ही हालत स्टेट्स का भी होता है। CAG की रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि कौन से स्टेट का कितना रेवेन्यू है, किसका कितना खर्चा है, कौन कितना कर्ज में है। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब मिलेंगे इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। And now, like I said, अलग अलग स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ अलग अलग होती है। कुछ स्टेट्स होते हैं जो बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं जिनकी इनकम सोर्सेज उतनी नहीं होती, तो वो कर्ज लेते हैं। कर्ज कहां से लेते हैं? बहुत तरीके होते हैं। जैसे आप बैंक के पास जाओगे, साहूकार के पास जाओगे, ऐसे जब कोई गवर्नमेंट लोन लेती है तो सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इन सब के माध्यम से वो लोन्स लेते हैं। इनफैक्ट वो इंस्टीट्यूशन जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, RBI, LIC, SBI, ये सब भी लोन्स देते हैं। इतना समझ गए? लाइक करोगे? नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मैं ही तो आपको बताता हूं कि इंडियन कस्टमर थोड़ा वैल्यू फॉर मनी देखता है। आगे सुनो आप। इस रिपोर्ट में पता चला है कि भारत के 28 राज्यों का जो डेट है, कर्ज है, करीब 60 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 60 लाख करोड़। अब आगे की कहानी सुनो। जैसे देश की जो इकोनॉमी होती है ना, $5 ट्रिलियन, वो देश की GDP होती है बेसिकली। और जो देश की GDP होती है वो देश के राज्यों की GDP को मिला के बनती है ना। उसको कहते हैं GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर एक होती है डेट टू GSDP रेशियो, मतलब जितना आप पैसा कमा ले रहे हो उस पे आपके पास कितना कर्ज है। और ये डेट टू GSDP रेशियो पिछले 10 सालों में 16% से सीधा बढ़कर 23% पे आ गया है। अब अमूमन ये डेट टू GSDP रेशियो होता है, ये 20% के अराउंड होना चाहिए। पर वो स्टेट देश का जिसमें सबसे ज्यादा जिस पे कर्ज है वो है पंजाब, जहां आपका डेट टू GSDP रेशियो लगभग 40% का है। पंजाब के बाद लिस्ट में नाम आता है केरला का, फिर नागालैंड का। उसके बाद आगे बढ़े तो वेस्ट बंगाल, असम, गोवा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। रैपर बन गया मैं तो। नाउ लेट मी रिमाइंड यू, आइडियली ये जो डेट टू GDP रेशियो होता है जो बताता है कि भाई किस स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी है, ये 20% के अराउंड होना चाहिए। बट अगेन दैट इज द आइडियल सिचुएशन।
अब आप यहां पे जान के हैरान हो जाओगे कि ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां का जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है वो 100% के भी ऊपर जाता है। यूएसए, यूके, कनाडा 100% से ज्यादा, इन पे बहुत कर्ज है। और जापान का तो 250% से ऊपर जाता है। अब पिछले सालों में हमारे राज्यों पे कर्जा इतना क्यों बढ़ गया है? इसका एक तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आप गैस कर सकते हो। एक ऐसा इवेंट हुआ था हाल ही में जो हुआ कुछ सालों पहले था, बट उसने हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को, लोगों को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया, जिसके आफ्टर मैथ अभी तक झेल रहे हैं और शायद कुछ सालों तक झेलते रहेंगे। गेस इट? एग्जैक्टली, कोविड पेंडेमिक। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा, इंडस्ट्री, मार्केट सब बंद हो गया, तो उत्पादन खत्म हो गया, तो जीडीपी घट गई और डेट कंपैरेटिवली बढ़ गया। और दूसरा रीजन है जीएसटी कॉम्पेंसेशन शॉर्टफॉल। ये पिछले कुछ एपिसोड में बताया था कि जो आप टैक्स देते हो ना जीएसटी, उसका एक हिस्सा एसजीएसटी का भी देखना आपके रसीद में होगा, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को वापस दे देती है। पर पिछले कुछ टाइम से कई सारे राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि हमारे भैया जो केंद्र सरकार है वो हमें हमारा जीएसटी कॉम्पेंसेशन नहीं दे रही। अब चाहे आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी हो या कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ी सरकारी क्यों ना हो, कर्जा लेने का हर बार मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई है। अगर कोई कर्जा लेके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो आगे जाके उससे कमाई करेगा। पर कुछ राज्यों की हालत इतनी खस्ता है कि वहां की सरकारों को सैलरी देने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। रिपोर्ट में बताया है कि 28 में से 11 राज्य ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें अपनी गवर्नेंस चलाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। अब कौन सा राज्य कितना कर्जा ले सकता है या कितना कर्जा फिर चुका सकता है, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की रेवेन्यू पर, वो कमाई कितनी करता है। एंड इस मामले में भी भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब, हरियाणा खेती से बहुत कमाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री बहुत है तो वहां मैन्युफैक्चरिंग से बहुत कमाई होती है, और गोवा, केरला, हिमाचल, वहां पे टूरिज्म बहुत है तो वहां टूरिज्म से कमाई बहुत है। फिर कुछ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे अगर आप कहीं प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करो ना, तो उसमें भी सरकार अपना एक हिस्सा रखती है। ये भी कुछ कमाई के सोर्स होते हैं। अब सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ठीक ठाक कमाई हो जाती है उनके खर्चे के मुताबिक, जैसे कि तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे कि बिहार, हिमाचल, असम, मेघालय, इनके स्टेट्स में इतना रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है, तो इनको एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि जीएसटी का शेयर। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन के तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की रेवेन्यू कम है। मणिपुर के भी नाम में ही मनी है बस। अच्छा, कमाई आपको पता चल गई कि भैया इनका जीएसटी आ जाता है, इनका टैक्स आ जाता है। आप कोई गाड़ी वाड़ी खरीदो तो उसमें भी ये आपका सेस ले लेंगे। फिर भाई आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करो तो उसमें भी पैसा ले लेंगे। कमाई इनकी ठीक ठाक हो जा रही है। ये खर्चा कहां करते हैं? तो ये जितने भी राज्य हैं, ये अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा, लगभग 80-85% सैलरीज पे, पेंशन्स पे, स्कॉलरशिप्स पे और सब्सिडीज पे, और फिर जाके अगर कुछ पैसा बच जाता है तब खर्चा होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पेंशन, स्कॉलरशिप, भत्ता, ये सोशल स्कीम्स होती हैं, ये एक स्टेट के रेवेन्यू पे सबसे ज्यादा भार डालती हैं। तभी तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे ये जो सब्सिडी दे रहे हैं ना, ये रेवड़ी, फ्रीबीज, ये खा जाएंगी। एंड टू माई अंडरस्टैंडिंग ये बहुत सेंसिटिव जोन होता है, क्योंकि सोशल स्कीम्स भी बहुत जरूरी है। देश की कितनी बड़ी आबादी है, 80 करोड़ को तो खाना देना पड़ रहा है, कितने लोगों को 1000 रुपए भत्ता देना पड़ रहा है, तब जाके उनका घर चल रहा है। और कई बार जो नेता लोग होते हैं वो इसी लूप होल का फायदा उठाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे राज्य के पास कितना पैसा है, कितना रेवेन्यू है, कितना टैक्स है, डेट रेशियो कितना है। सीधा बोल देंगे कि अरे 1000 रुपए हम हर युवा को दे देंगे। अब पैसा खर्च तो कर दोगे, आएगा कहां से? फिर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा ही नहीं बचता। तुम्हें जो मुफ्त के कंबल बांटे जाते हैं ना, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के बनते हैं वो। अच्छा, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, डेफिसिट और सरप्लस। जब कोई स्टेट कमाई ज्यादा करे और उसके खर्चे कम हो तो वो कहता है रेवेन्यू सरप्लस। वहीं उल्टा अगर हो तो वो कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अब भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो रेवेन्यू सरप्लस में हैं। इन कौन सा ऐसा स्टेट है जो खर्चे के मुकाबले ज्यादा कमाई कर रहा है? हियर कम्स द सरप्राइज, उत्तर प्रदेश विद अ सरप्लस ऑफ 37,000 करोड़ रुपीस। तभी तो बाबा जी धड़ाधड़ प्रोजेक्ट नापे जा रहे हैं। फिर गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका भी सरप्लस में है। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट में है, खर्चा बहुत है, कमाई ज्यादा नहीं हो रही। सबसे ऊपर नाम आता है आंध्र प्रदेश का, 40,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है। फिर जिसका नंबर आता है वो है तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरला, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र एंड मेघालय। ये भी रेवेन्यू डेफिसिट में है। तो मोटा मोटा अगर तुम्हें बताऊं तो स्टेट्स पे कर्ज बढ़ रहा है, कुछ स्टेट सरप्लस में है, कुछ डेफिसिट में है। फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में पंजाब और बंगाल का बहुत बुरा हाल है, और उस मामले में गुजरात और उड़ीसा की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। इसके आगे बताऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में जाना है तो पूरी सीएजी रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब घंटा नहीं पढ़ोगे तुम। आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते आईफोन लॉन्च हुआ था ना, उसका नया भगवा कलर, उसी को लेकर हमारे नेता ने सुनो क्या बोला है। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है।
कितने हर्ष उल्लास की बात है। उत्सव की तैयारी करो। एक फोन का नया कलर आया है और यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। जय हो जय किसी हो को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। जय हो भाई। एप्पल भगवा रंग का फोन लेके आ गया। इससे ज्यादा क्या तरक्की करेंगे हम। अब तो बस टिम कुक ने कैलिफोर्निया में राधे राधे करके जगराता करना है जी, बस यही बचा है। बटर चिकन भी भगवा कलर का होता है तो इसका मतलब अमेरिका में कैदियों का ड्रेस भी ऑरेंज है। अरे अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका ने कहना ही छोड़ दिया अब तो। आईफोन 13 से लेके 17 जिहादी कहीं के। मुझे क्यों तोड़ा? ऑरेंज टिश्यू पेपर की याद आ गई और मुझे ऑरेंज बिकिनी की। मुझे लगता है जितने कैजुअली ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, किसी दिन ये लोग कपिल शर्मा का करियर खा जाएंगे दोस्तों। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब फोन के रंग पे छाती पिटाई। अरे यार कुछ अच्छा कहने नहीं। अच्छा, इस हफ्ते पटना से एक फोटो बहुत वायरल हुई। अब यूजुअली क्या होता है कि जब कहीं बारिश होती है तो भाई गाड़ी फंस जाती है, गिर जाती है, धंस जाती है, पर ये है बिहार, यहां गाड़ी लेट गई। ये देखो यहां पे बकायदा इतना गहरा खड्डा था वहां पे कि स्कॉर्पियो 90 डिग्री में ऐसा लग रहा है गिरी नहीं है, सो रही है। और यहाँ पे मैं क्या सटायर डालूं, खुद जो स्कॉर्पियो की मालकिन थी वो थी बीजेपी की, तो अब वो सरकार यानी कि खुद से सवाल तो उठा नहीं सकती कि यार तुमने विकास नहीं किया। तो कहती है कि ये दरअसल ऑपोजिशन की एक साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए। चुनाव के समय में सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मतलब तो हाँ देख के चलना चाहिए ना। हाँ तभी तो लेट गई वो। रियल लाइफ गेम में आ गया ये तो। भाई मैं तो बोल ही रहा बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। बाय द वे बिहार एंड बिगिनर्स से याद आया, हमारी बिहार फॉर बिगिनर्स सीरीज इस हफ्ते से अपलोड होना शुरू हो जाएगी। पहला एपिसोड उसका वेडनेसडे को आएगा, जिसमें हम आपको एक बेसिक समरी देंगे कि बिहार कैसा है, क्या हम कवर करने जा रहे हैं, और उसके अगले ही दिन से हमारी बिहार यात्रा शुरू हो जाएगी। कुल मिला के 10-11 एपिसोड, 6 डॉक्यूमेंट्री हम लोग अपने चैनल पे हर हफ्ते इलेक्शंस तक अपलोड करेंगे। और ये तो लिख के देता हूं, इतना मजा तुम्हें इस सीरीज में आएगा। जैसे हम लोग बिहार कवर करेंगे ऐसे इंडिया में यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। स्टे ट्यून्ड। मैं इससे ज्यादा उड़ना नहीं चाहता। वापस लेटी स्कॉर्पियो पे आते हैं। पोथोल थोड़ी, धरती फट गई लग रहा। धरती ये देख के बिहार इज नॉट इवन फॉर बिहारीज। कॉनिक सिंबॉलिक इमेज क्या होगी भाई, तालाब में भैंसिया की तरह लेट गई गाड़ी। बाय द वे कोलकाता में इस हफ्ते बहुत बारिश हुई। जितनी मुंबई दिल्ली में एक हफ्ते में बारिश होती है, उतनी कोलकाता में एक दिन में हो गई। वहां पे कोई क्लाउड बर्स्ट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा वैसे ही नहीं है, जगह जगह पानी भर गया। और इसी बीच एक वीडियो आती है जहां एक रोल्स रॉयस गाड़ी व्यक्ति सड़क पे खड़ी छोड़ के भाग जाता है। ये फोटो देख के अंबानी जी को भी थोड़ा सा हा निकल जाए, वैसा मामला है ये। सोचो जो ओनर होगा उस पर क्या बीत रही होगी। गाड़ी इतनी महंगी है, उसने 2-3 करोड़ का रोड टैक्स दिया होगा सिर्फ, जितने में नई रोड बन जाती। रोल्स रॉयस घोस्ट की जल समाधि हो गई। क्या फायदा हुआ इतना रोड टैक्स देने का। घोस्ट हैज बीन घोस्टेड। अच्छा, इसी बात पे आपको एक काम की न्यूज बताता हूं, आपके ध्यान से सुनना। आपके अंदर का एक्टिविस्ट है तो फायदा हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस हफ्ते कहा है कि अगर कोई व्यक्ति को खड्डों की वजह से कोई नुकसान होता है तो जो शहर की सिविक बॉडी है जिसकी वो जिम्मेदारी थी कि वहां रोड अच्छी रखी जाए, वहां पे खड्डे ना हो, उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो उस न्यूज को तर्क पर रख के आप अपना फायदा देख सकते हो। तो अगली बार आपको कोई खड्डे से समस्या हो, लाली ला लो, तो आप अपने नगर निगम वालों को कोर्ट तक घसीट सकते हो। लाली ला लो वाला रेफरेंस समझ में आया तुम्हें? अपरिचित देखिए तुमने। Anyway, next news. And now if you think यार बड़ा समझदारी वाला बात कर रहा है, he makes a lot of sense. Let me prove you wrong in the next segment. बीते हफ्ते गुजरात के वडोदरा में एक महिला एक बहुत मोटे स्कैम के खिलाफ धरने पर बैठती है। और बहुत मोटा स्कैम मतलब बहुत मोटा स्कैम। क्या चल रहा था? 20 रुपए में 6 गोलगप्पे मिलने थे, लेकिन वो दरिंदा दगाबाज गोलगप्पे वाला सिर्फ 4 दिए। गोलगप्पे नहीं मिले तो गप से रोड पे बैठेगी मैडम। एंड लद्दाख वाले भले इग्नोर हो रहे हो, इस महिला को तो खूब सपोर्ट किया पब्लिक ने। हाउ टू ज्वाइन दिस प्रोटेस्ट, एड्रेस प्लीज। मैडम बस जंतर मंतर से बहुत दूर वडोदरा के चौराहे पर। आई वंडर व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू दैट दिस वाज हर ब्रेकिंग पॉइंट। मेरे जीवन में भी बहुत दुख है पता। मेरी भी फ्राइड राइस में शेजवान सॉस नहीं डाली किसी ने। साला नौटंकी।
Queen, we are here with you. I can feel her pain. It's a serious issue. This is just similar to playing with someone's emotions. I support her. बॉयफ्रेंड क्या दुख देगा जो गोलगप्पे वाले ने दिया है, बताओ। 2 गोलगप्पे की कीमत तुम क्या जानो। और तो और मीठी पापड़ी भी नहीं देते, और दो मोदी को वोट। ये भी मेरी गलती है। Well, that's actually not a small issue as it might sound in our minds. Injustice in small things getting neglected is normalized so much. I support her. Compensate her with 1 extra plate of pani puri. राघव चड्डा इसको लेकर राज्यसभा में जरूर आवाज उठाएगा। The type of news I wanna hear every day. संडे शो देखा करो। ओके, नेक्स्ट न्यूज है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 21 तारीख को काबुल से एक फ्लाइट लैंड करती है। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल न्यूज। प्लेन लैंड होता है, गेट भी नहीं खुलते हैं कि एयरलाइन के कर्मचारी देखते हैं कि एक 13 साल का बच्चा नीचे घूम रहा है। पहला डाउट, ये वहां पे कैसे आया है? प्लेन से तो नहीं कूद गया? पर पता चला कि नहीं, प्लेन से नहीं कूदा है, ये तो प्लेन में ही था पर केबिन में नहीं था। As bizarre as it may sound, बाद में पता चला ये बच्चा काबुल से फ्लाइट के पहिए में लटक कर लैंडिंग गियर में छुप के आया था। और ये बात मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पाया हूं, क्योंकि अगर तुम कभी ऐसे अमीर आदमी हो, नहीं गरीब हो, अच्छा मेरे को, अब तुम इस बात को सोचो कि प्लेन जो होता है, अगर एक पॉइंट पे तुम चढ़ भी गए पहिए पे और वो प्लेन ऊपर गया और तुम नहीं टपके, तुम कैसे करके ऊपर तक पहुंच गए? तो प्लेन जिस ऊंचाई पे पहुंचता है, एयर प्रेशर होता है बहुत कम, ऑक्सीजन होती नहीं और टेम्परेचर होता है लगभग -40-50 डिग्री सी। ऐसे कंडीशन में ये 2 घंटे काबुल से लेके बिना वीजा के दिल्ली पहुंच गया। ये कैसा स्टंट है, साक्षात अफगानी टॉम क्रूज। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और बाद में पूछताछ करके एयरपोर्ट वाले स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, ये तो उस बच्चे की क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी? प्लेन के पहिए में चढ़ जाना चुल्ल कहते हैं उसे दिल्ली में। अच्छा, चुल से याद आया, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक माता श्री ने रिपोर्ट लिखाई कि उनकी बिटिया सुबह सुबह शौच करने गई थी और वहां पे खेतों से उनको एक बाघ उठा करके ले गया। पुलिस वालों ने FIR लिखी, वन विभाग को बताया गया, भाई बाघ खुला घूम रहा है, वन विभाग हरकत में आ गया। जगह जगह उन्होंने जांच शुरू कर दी, ऊपर ड्रोन उड़ाए गए, खेतों में झांका गया तो पता चला कि हाँ, बेटी को उठा के तो ले गया है पर शेर नहीं, शेरा। समाज की दिक्कत बाबू भैया, समाज की। इनकी बिटिया दरअसल अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। जब पूछा गया माताश्री ऐसा क्यों, तो बोली मारा दामाद टाइगर से कम है के। अच्छा, अगली खबर भी एयरपोर्ट से ही सुनो, पर ये वाली जापान से, जहां हमारे पड़ोसियों की टीम पहुंची मस्त फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, पर जापानी लोग ना तेल लगा के सुशी खाते हैं, तेज होते हैं दिमाग। फिर उन्होंने सोचा 1 मिनट, फुटबॉल तो हम खिला देंगे, पर इस देश के पास खाने को तो है नहीं, इनके फुटबॉल प्लेयर की तोंद कैसे निकल रही है। फिर उन्होंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब जांच पड़ताल हुई और फुटबॉलरों की फुटबॉल बनाई गई, तब पता चला कि ये टीम थी नहीं कोई, ये इलीगल इमिग्रेंट थे, घुसपैठ करना चाह रहे थे देश में। वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री से फर्जी NOC लेके खुद को पाकिस्तान फुटबॉल टीम बता रहे थे। फिर क्या डिपोर्ट। ओके, कहते हैं मीम इज अ सोशल करेंसी, और उसी करेंसी की खरीद फरोख्त करते हैं हम इन द नेक्स्ट सेगमेंट वेयर वी रिव्यू द मोस्ट वायरल मीम्स ऑन द इंटरनेट। पंटर्स ऑन द लाइन एंड नेक्स्ट सेगमेंट कमिंग अप। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि संतरा। मम्मी, वो रात को दोस्तों के साथ गरबा के लिए जा सकती हूँ? अच्छा, टाइम चल रहा है नवरात्रि का। नहीं, 1 मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कैसे? अरे आ जाएंगे ना मम्मी, 9 बजे तक आ जाएंगे पक्का। अच्छा, 8:45 पे आ जाएंगे, 8:30 तक पक्का। क्या यार मम्मी, सब जाते हैं यार, प्लीज मम्मी यार। गरबा नाइट है मम्मी, दिन में नहीं जा सकती। गरबा नाइट है तो मतलब क्या नाइट में ही होगी? डे में क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी नाइट? रात को 8 बजे तक वापस आ जाना। मम्मी यार, आप समझते नहीं। पापा वी आर कुक्ड। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट। और आप कौन सा फोन खरीदना चाह रहे हैं? 17 Pro। आप एक छात्र के तौर पर इतना महंगा फोन कैसे खरीद पा रहे हैं? EMIs में। वो EMIs पे कौन करेगा? पापा करेंगे और कौन करेगा? आई लव द क्लैरिटी भाई, ये बहुत कूल आदमी है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि है पापा करेंगे और कौन करेगा। अगर आपके जीवन में समस्या भी है तो समस्या की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ है, सॉल्यूशन हो जाएगा, पापा देख लेंगे सॉल्यूशन। शेमलेसली लाफिंग है, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता। गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर
ऐसे मत बोलो यार किसी के बारे में। मेरे बाप तो निपटा देता अभी तक। बाप कहता कि सुनो आईफोन लेने जा रहे हो ना बेटा, बिल्कुल ले गया। उसके पहले वाली दुकान से एक बार बेल्ट भी लेते आना, दोनों एक एक चीज यूज करें फिर। ट्रम्प, HCL, विप्रो, इन्फोसिस लीजिए। बट ऑन दैट नोट दोस्तों, अपने विदेश में जो मोदी पगलू लोग हैं, तुम लोग को कैसा लग रहा है? मतलब अभी क्या हमारे क्या विदेश में हमारा डंका बज रहा है अभी भी, या तुम्हारा डंका बज रहा है? जरा थोड़ा कमेंट में बताना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? H1B वीजा होल्डर टू ट्रम्प। क्या हुआ इसको पढ़ने में क्या दिक्कत? अच्छा, गरीब को पढ़ाने के लिए तुम सभी समझिए जरा, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है बच्चे को? क्या हुआ दिक्कत? बोलो क्या दिक्कत है जी अब 88 लाख नहीं है मालिक, कुछ उपाय लगाई है ना सर। NRIs वापस आ गए तो मेरी US ट्रिप में नाचेगा कौन? भाई बहुत वैलिड सवाल है ये। कौन बोलेगा ही इज माई लिविंग गॉड? वो मेरी भगवान है, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। 99 साल की लीज पे? हाँ। जो आजादी हमको मिली थी वो लीज पे मिली थी। What? इसका जो कॉन्फिडेंस था वही सीखने वाली बात है कि तुम हग्गी से हग्गी बात बोल दो, बट इतने कॉन्फिडेंटली बोलना कि 2 मिनट के लिए नेहरू गांधी ऊपर से बोल दे शिट शिट। ये तो देखा ही नहीं हमने। माउंट बेटन ने क्या कौन सा क्लॉज डाल दिया था माउंट बेटन ने? आज मस्त 20 रुपए की 6 पानी पूरी खाऊंगी। 20 रुपए की 6, पर रेट तो 5 का चल रहा ना। मैं तो हाँ आप खा रहे हो उसके हिसाब से। पर दीदी मैं तो 20 की सिर्फ 4 पानी पूरी देता हूं। मैं तो रेट बता ही रहा था तुम्हें, गलत हो रहा है यहाँ पे। अरे यार भैया ऐसा थोड़ी होता है। A few moments later. दरअसल ये वीडियो गुजरात के वडोदरा के सुरसागर तालाब के पास का है। मुझे समझ में यार लोग मजाक क्यों उड़ा रहे हैं इसका। भाई सही बात है यार, देखो 4 पानी पूरी ओके ठीक है, बट 2 जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है उसमें एक सूखी पापड़ी होती है, पानी एक्स्ट्रा होता है। ये तो नेशनल लॉ है भाई। ये संविधान खोलो होगा, उसमें लिखा होगा, उसमें कोई ना कोई आर्टिकल लिखा होगा इनने, नहीं अमेंडमेंट डाला होगा यार। ऐसा थोड़ी होता है। और सूखी पापड़ी में मतलब पूरा ऐसे नींबू डाल के ऐसे सौंठ, मतलब ये सब्जेक्टिव है दोस्तों, कॉज है फेडरल वाला हिसाब, बट होता हर जगह। मतलब भाई अभी कुछ दिन पहले जो रवि किशन को ट्रोल कर रहे थे, वो यही बात तो कह रहे थे कि हर जगह स्टैंडर्ड नहीं मिलता, समोसा छोटा बड़ा। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। पार्लियामेंट में इशू उठ रहा है वाला, तुम लगे उसको ट्रोल करने। क्या बकवास AI इमेजेस का ट्रेंड चल रहा है। ऑल्सो मी एट 2 AM। दंगे करवाएंगे क्या आप? मैथिली इज ट्राइंग टू बिल्ड गुड इमेज ऑफ बिहार। मीनवाइल खेसारी लाल, अरविंद अकेला, पवन सिंह एंड सम अदर बोल। सॉरी कह तारू भाई देह में छुआ के। मैथिली म्यूजिक अच्छा होता है। जो अभी हम लोग रीजन में एक्सप्लोर करे तो उन्होंने बताया था ना कि मैथिली भाषा मीठी होती है। इसी बहाने अब तुम लोग को थोड़ा सा एक स्नीक पीक इनटू द बिहार ट्रिप देता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना, तुमने भोजपुरी गाना सुना है? सॉरी कहा तारू और ये और हुक दादा जी। मैथिली गाना सुनोगे, लाइक करोगे अगर अच्छे पसंद आए तो। प्रेजेंटिंग फॉर यू। मोरा रे अंगन माँ चानन केर गछिया, ताही चढ़ी कुरु रे काग रे, सोनहि चोच बढ़ाए देबो कागा, जो पिया आओ तो आजू रे, मोरा रे अंगन माँ चानन केर गछिया। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी सारे मीम्स है। पूरा मीम रिव्यू अनकट एपिसोड अपलोडेड है चैनल पे एक्सक्लूसिवली फॉर आवर मेंबर्स। तो अगर आप पूरा एपिसोड देखना चाहें तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर यहां पर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, हमारी बिहार सीरीज इसी हफ्ते स्टार्ट हो जाएगी। पहला एपिसोड वेडनेसडे को आएगा, उसके बाद आपको थ्रू अ मल्टीपल सीरीज ऑफ एपिसोड
एपिसोड ऑफ सीरीज ऑफ एपिसोड, मतलब जो भी है अपन बिहार को ऑन ग्राउंड कवर करेंगे। एपिसोड यहीं खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई गलती हो गई है, कुछ इंप्रूवमेंट, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज छोड़ना मत भूलना। और हाँ, किसी दोस्त के साथ इस एपिसोड को जरूर एक बार शेयर करते हुए जाना। ऐसे ही और न्यूज विथ मोर एंटरटेनमेंट मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड एज यूजुअल you don't forget to like, subscribe and share.